हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। उसका एक एप्लीकेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा एप्लीकेशन भी हमने आपको पार्शियल बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए मैं आज आपको फिर से बताता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ हकल्स रूल। सुनाओ, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हाईली स्टेबलाइज हों और जिनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ही कम हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। पर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसको पहचानते हैं हम हकल्स रूल से। तो नाउ हकल्स रूल क्या है और हकल रूल के बेसिस पर हम इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलिए आज इसका डिस्कशन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हकल्स रूल। हकल्स रूल से तीन तरीके के कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को एन ए से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान अपने को करनी है इस तरीके से। अगर मैं ऐसे तीन डिफरेंट कॉलम बना दूं इस तरीके से, अब सब लोग ज़रा ध्यान से देखिए। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। और दूसरा, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो या तो sp हो। प्लेनर यानी ईच एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। तीसरा, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंपाउंड का कुछ पार्ट कॉन्जुगेटेड नहीं होना चाहिए, होल कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। अगर होल कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा तो कंपाउंड प्लेनर जरूर होगा। मीन्स कंपाउंड अगर प्लेनर है तो कॉन्जुगेटेड होगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड में टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां पर n इंटीजर नंबर होगा इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, ये सब ऐसे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे, ये भी साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेट प्लेनर भी होगा, ये भी प्लेनर होगा। प्लेनर मींस हर एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज। तीसरा, कॉन्जुगेटेड होगा। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की शुरू की तीन कंडीशन तो एकदम सेम है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। फोर्थ कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर कंपाउंड शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n इंटीजर होगा लेकिन 0 नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, ये सब। ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी हो गया। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत ही आसान है। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में नॉन प्लेनर एटम मौजूद है, मीन्स अगर साइक्लिक कंपाउंड पूरी तरह से कॉन्जुगेटेड नहीं है या उसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ गया, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एकदम आसान सा कि साइक्लिक कंपाउंड्स, now cyclic compound containing non-planar atom, non-planar atom का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, known as नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एकदम आसान सा, भले उसमें 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें कोई नॉन प्लेनर एटम आ गया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, एवरीवन लुक। जैसे मान लीजिए कंपाउंड ये, now this compound is non-aromatic compound.
व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप देखिए इस कार्बन पर, देखिए इस कार्बन पर आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 4 है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ गया तो आपको उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक ही होगा किसी भी कीमत पे। सपोज जैसे एक कंपाउंड ये ऐसे आ गया, ऐसे दे दिया गया इस तरीके से, पूछा जब इस कंपाउंड का नेचर क्या है, तो आप देखिए ये वाला कार्बन, ये ऊपर वाला कार्बन देखिए, अब यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, तो ये जो एटम है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, नाउ दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो गया। सो अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आपको 4n+2 या 4n रूल अप्लाई नहीं करना है। अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई नॉन प्लेनर एटम आ गया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही होगा। सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड आप सभी लोगों को पता है कि सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है, तो चलिए बेंजीन में रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये दो कंपाउंड हमने लिए और एक कंपाउंड हमने ये लिया। जरा दोनों में देखिए कि कैसे हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करते हैं। अब आप देखिए कंपाउंड साइक्लिक है और कंपाउंड में हर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, देखिए सब पर डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 होता है। आप लोग ये हमें देखिए, आप हमेशा जानेंगे कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp होता है। अगर किसी कंपाउंड में हर एटम पर डबल बॉन्डेड कार्बन मौजूद है तो वो प्लेनर है, sp2 है ही है, कॉन्जुगेटेड भी होगा। अब आप देखिए कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। अब इसमें टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं? नाउ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 3, पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 3, यानी दिस इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें अगर 4n+2 रूल लगा दें, नाउ दिस इज 4n+2 इक्वल टू 6, तो 4n इक्वल टू 6 - 2, दिस इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 1, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब आप इस तरह से इसको देखिए, हर एटम डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड, हर एटम डबल बॉन्डेड, मीन्स हर एटम sp2 है, साइक्लिक है, मीन्स प्लेनर और कॉन्जुगेटेड हो ही गया। पर इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 4n से इंटीजर आएगा, दिस इज 4n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 1, मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर मैं इसमें 4n+2 इक्वल टू 4 लगाता तो 4n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1/2 आ जाती, तो ये रूल नहीं लगाएंगे। 4n+2 या 4n में हम वो रूल लगाएंगे जिससे n की वैल्यू इंटीजर रह जाए, क्योंकि शुरू की तीनों कंडीशन दोनों में सेम है, ये और ये। तो अब यहीं पे दिक्कत आती है कि 4n+2 रूल लगाएंगे कि 4n लगाएंगे। 4n+2 या 4n में वो रूल लगाएंगे जिससे n की वैल्यू इंटीजर आ जाए। अगर n की वैल्यू इंटीजर इंक्लूडिंग 0 4n+2 से आती है तो एरोमेटिक, और अगर n की वैल्यू इंटीजर 4n से आती है तो एंटी एरोमेटिक। अच्छा, 4n+2 या 4n में हम उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखिए इसमें टोटल 3 पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे भी और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे इधर देखिए, ये कंपाउंड है नेफ्थलीन, दिस इज नेफ्थलीन, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई है ऐसे, इस कंपाउंड को नेफ्थलीन बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि नेफ्थलीन का नेचर क्या है, नेफ्थलीन ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, बताइए। अब आप देखिए कंपाउंड के हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी हर जगह डबल बॉन्ड मौजूद है। टोटल यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड्स है, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसमें ना दोनों रूल लगा दीजिए, देखिए 4n+2 इक्वल टू 10 और 4n इक्वल टू 10 भी कर दीजिए। तो 4n इक्वल टू 10 किया आपने तो 10/4 आया, इंटीजर नहीं आया तो इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। 4n+2 इक्वल टू 10, इसको मैं ऐसे थोड़ा और साफ सुथरा लिख दूं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। नाउ 4n+2 इक्वल टू 10, तो 4n इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू 2 आ गई, मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो
तो हमने कहा 4n + 2 = 10 क्यों लेंगे, तो आप देखिए इसमें टोटल 10 पाई 5 पाई बॉन्ड्स यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं एंथ्रासीन ले लूं, सपोज अगर मैंने एंथ्रासीन ले लिया, एंथ्रासीन मॉलिक्यूल में 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हैं, ऐसे ये 3 बेंजीन रिंग आपस में इस तरह से फ्यूज्ड हैं। अब आप देखिए कंपाउंड साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कॉन्जुगेटेड हो ही गया। हर कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज तो कॉन्जुगेटेड होना ही है। टोटल 7 पाई बॉन्ड्स हैं यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप इसमें 4n रूल लगाएंगे ना कि 4n = 14, तो n की वैल्यू 14/4 14/4 आ गई। ऐसे आप देखिए n की वैल्यू 14/4, 1 मिनट, n की वैल्यू 14/4 यानी n इंटीजर नहीं आएगा तो इस रूल को लगाएंगे ही नहीं। अब आप इसमें 4n + 2 रूल लगा दीजिए सभी लोग। दिस इज 4n + 2 = 14, तो 4n = 14 - 2 = 12, n की वैल्यू 3, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि वेदर एनी कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। आगे देखते हैं 4n + 2 या 4n में हम उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जो कि रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो सारे इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज हैं। मीन्स ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स, सुन लीजिए, all those electrons which are delocalized in the ring या which can show resonance in the ring, they are part of 4n + 2 and 4n electron rules। अब अगर n की वैल्यू इंटीजर जिससे आ जाए उस कंपाउंड का नेचर वैसा ही होगा। अब जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं all those electron which are delocalized, delocalized का मतलब वो रिजोनेंस शो कर रहे हैं। they are part of 4n + 2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वो लोन पेयर ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। अब जैसे मैं 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देता हूं और आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है, कौन नॉन एरोमेटिक है। सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। एक कंपाउंड ये, इस कंपाउंड को पायरॉल कहते हैं, n पर लोन पेयर। एक दूसरा कंपाउंड ऐसे है, दिस इज नाइट्रोजन, इस तरीके से NH इस n पर लोन पेयर ऐसे। और एक तीसरा कंपाउंड ऐसे है, सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, Np+। आपसे बोला जाए कि इन तीनों कंपाउंड में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करिए। सबसे पहले तो आप ध्यान से ये देखेंगे कि इस नाइट्रोजन पे प्लस जरूर है, पर इस नाइट्रोजन पे सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है। 4 + 0 4, 4 का मतलब sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ गया, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। अब आप देखिए यहां पर इस n का जो लोन पेयर है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए ऐसे रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप देखिए इस कंपाउंड में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस, ये रिजोनेंस अगर शो करेगा तो आप देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यू विल फाइंड द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड लाइक दिस। n यहां पर आ गया माइनस, n ने दे दिया तो Np+, ये ऐसे। अब आप देखिए ये पाई बॉन्ड भी रिजोनेंस में ऐसे पार्टिसिपेट करेगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा ऐसे। अब आप देखिए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो आप देखिए ये दोनों पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4n + 2 रूल लगाइए आप, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। इसमें भी n का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट ऐसे कर रहा है ऐसे। अब आप देखिए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में जा रहे हैं, तो आप देखिए टोटल 3 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इंटीजर नंबर 4n से आएगा, 4n = 8, n की वैल्यू 2। नाउ दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। अच्छा 4n + 2 या 4n में हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको अगेन 2 डिफरेंट कंपाउंड देता हूं और आपको पहचानना है कि कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक।
जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये, दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्यूरेन, दिस इज फ्यूरेन। एक कंपाउंड ये, आपको इसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करनी। अब आप देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, किसी एटम पर चाहे एक लोन पेयर हो चाहे एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, रिजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाता है, दोनों नहीं जाते हैं। ओ पर 2 लोन पेयर है बट ओ का 2 लोन पेयर में रिजोनेंस में एक ही जा रहा है, ऐसे एक ही जा रहा है। तो आप देखिए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, ये 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये 4n+2 रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, 4n+2 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 1, कंपाउंड इज एरोमेटिक। यहां भी O पर 2 लोन पेयर हैं पर 2 में एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, ऐसे। अब आपसे टोटल पूछा जाएगा टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 3 पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो इंटीजर नंबर आएगा वो 4n से आएगा, 4n इक्वल टू 8, n की वैल्यू 2, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक राइट नाउ। तो जो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को हम 4n+2 या 4n में शामिल करेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको 4n+2 या 4n में शामिल नहीं करेंगे। और अगर कंपाउंड में कोई नॉन प्लेनर एटम आ गया तो आप उसको हमेशा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही कंसीडर करेंगे, भले ही उसमें 4n+2 या 4n रूल फुलफिल क्यों ना हो रहा हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नेचर क्या है, ये एरोमे, इसको पिरिडीन कहते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज पिरिडीन, n पर लोन पेयर। अब आप देखिए इसमें रिजोनेंस जब होगा तो n का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तीनों पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ऐसे इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बना, दिस इज n, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, n पर लोन पेयर। n का जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज है, n का ये जो लोन पेयर है ये लोकेलाइज है। लोकेलाइज है मीन्स ये लोन पेयर सो नहीं, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में जा रहे हैं। नाउ दिस इज 4n+2, तो 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1, अगेन दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो रिजोनेंस में नहीं जा रहा है उसको शामिल नहीं करेंगे, जो रिजोनेंस में जा रहा है उसको शामिल करेंगे। आप इस तरह से आंसर पा जाएंगे। एक चीज और जो आपको जाननी है, जैसे अगर आपसे एक कंपाउंड ये आपको पायरॉल पिरिडीन, ये सॉरी पायरॉल आपको दिया गया है, मैं पायरॉल को फिर से यहां बनाता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। पायरॉल में n पर लोन पेयर। आपसे पूछा जाए कि ये जो नाइट्रोजन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम, तो आप कहेंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 है, एक लोन पेयर है, 3+1 इक्वल टू 4, 4 का मतलब sp3, पर ये sp3 नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज। अब आप कहेंगे sp2 कैसे, भाई नाइट्रोजन पर तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो sp3 होना चाहिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखें, जो लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये ऐसे देखिए ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने लगता है। जो लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो लोन पेयर पाई बॉन्ड बना लेता है ऐसे, और जब वो पाई बॉन्ड बनाने लगा मींस वो अब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं रहा। तो अब इस नाइट्रोजन पर सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 हो गए, 3 का मतलब sp2 हो गया। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता है। यहां पर जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसलिए ये वाला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होगा। अब इस नाइट्रोजन से सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर 2+1 इक्वल टू 3 sp2 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो पाई बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वो पाई बॉन्ड या वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होता। जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट होंगे, जैसे कि ये। उम्मीद है सबको समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स।
चलिए कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान समझने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जाम्पल से। नाउ जैसे मैं डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देता हूं और इन डिफरेंट कंपाउंड्स में आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज जैसे एक कंपाउंड ये दे दिया गया आपको, दिस इज माइनस, एक कंपाउंड आपको ये दे दिया गया, दिस इज प्लस, और एक ये न्यूट्रल कंपाउंड। आपको ये बताना है कि इसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से। ध्यान से देखिए, अब जो लास्ट वाला कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि आप जरा ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन भी होंगे, तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, 4 4 का मतलब sp3। कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ गया तो कंपाउंड जो हो गया वो नॉन एरोमेटिक हो गया। या आप एकदम आसान लैंग्वेज में समझें, अगर किस कंपाउंड में सैचुरेटेड कार्बन आ गया, ये कार्बन देखिए सैचुरेटेड, दिस कार्बन इज सैचुरेटेड, तो अगर कंपाउंड में सैचुरेटेड कार्बन आ गया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। अब इन दोनों में देखिए, अब आप देखिए ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर लिखना था हमें, मैंने प्लस लिख दिया है, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, गड़बड़ी हो रहा है, 1 मिनट, दिस इज प्लस, ये प्लस है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली मैंने ना गड़बड़ ही कर दिया, तो ये एक्चुअली माइनस ये भी होगा बट ये ऐसे होगा, नहीं एग्जाम्पल ठीक थे लेकिन हमें सेम टाइप के कंपाउंड्स को देखना है, ठीक है। ये माइनस है। अब अपने को जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, अब जो ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये कॉन्जुगेटेड है, प्लस इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा और ये इधर से भी ले सकता है, किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन हम मूव करा दें, एनी साइड से। अब आप जो देखिए जो बीच वाला कंपाउंड है ये पूरा कॉन्जुगेटेड है, आप देखिए पूरा कॉन्जुगेटेड है, रिजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है। पर इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं? पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसमें 4n+2 रूल लग जाएगा। नाउ 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस ऐसे रिजोनेंस शो करता है, कार्बन पे माइनस का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आप उसको ऐसे शामिल कर लेंगे, ऐसे कार्बन पे माइनस आ जाए ना तो आप उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे क्योंकि वो रिजोनेंस शो करेगा इस तरीके से। देखिए माइनस हो गया और ये देखिए जो माइनस चार्ज था वो पाई बॉन्ड में बदल गया। तो आप देखिए इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव, यानी टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ इसमें 4n रूल लग जाएगा, 4n इक्वल टू 8, n की वैल्यू 2। नाउ दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कार्बन पे माइनस आ गया मीन्स वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आप उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन एज्यूम नहीं करेंगे। देखिए कार्बन के बैलेंस सेल में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे। कार्बन पे माइनस का मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कंसीडर करते हैं? जरा देखिए कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कार्बन के बैलेंस सेल में अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये देखिए, और ये माइनस आ गया। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये लोन पेयर की तरह हो गए, तो इसीलिए हम इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेते हैं। अब आपको इसी तरह से मैं ये कंपाउंड दे दूं, आपसे बोला जाए मैं आपको ऐसे ये कंपाउंड दे दूं, ध्यान से देखें सभी लोग, ये माइनस, ये प्लस और ये न्यूट्रल कंपाउंड। आपसे पूछा जाए इसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पहचानिए, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, आपको सोचना ही नहीं है आपको भाई, ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम हो गया क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। हमने पहले ही बताया कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में सैचुरेटेड कार्बन आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइज नॉन एरोमेटिक। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐसे लेगा, लेकिन 2 ही पाई बॉन्ड है यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4n रूल लग गया, तो 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1, दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये माइनस है, माइनस तो देगा ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखिए, और हमने अभी बताया माइनस का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 रूल लग जाएगा। नाउ 4n+2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1, दिस इज एरोमेटिक। अब इसी तरह से मैं 3 डिफरेंट सेट ऐसे भी ले लूं और आपको इसमें कंपैरिजन करना है
कि भाई कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स। तो लास्ट वाले कंपाउंड में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लास्ट वाले कंपाउंड में आप देखिए, लास्ट वाला कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये माइनस ऐसे रिजोनेंस शो करेगा ऐसे, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो नाउ दिस इज 4n इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 1, तो नाउ दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ 4n + 2 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 आती है तो भी कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। So this is how we can identify aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. अब ये जो 3 compounds होते हैं, इनमें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि भाई इन तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली डीस्टेबलाइज होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, दे आर पैरामैग्नेटिक। और ये दोनों ही कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं, दिस इज डायमैग्नेटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए और वो बोला जाए कि भाई कौन मोर स्टेबलाइज, कौन लेस स्टेबलाइज, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। आप साइक्लिक कंपाउंड्स में ये देखेंगे कि किसमें कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। हो सकता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा रिजोनेंस के बावजूद भी लेस स्टेबलाइज हो, क्योंकि आपको मालूम है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डीस्टेबलाइज होते हैं। तो इसका बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। सपोज अगर आपसे बोला जाए कि कंपेयर स्टेबिलिटी एमंग दीज 2 कंपाउंड्स, अगर मैं आपको 2 कंपाउंड ऐसे दे दूं, एक कंपाउंड सपोज मैंने आपको ये दिया, दिस इज माइनस, एक कंपाउंड अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया, मैं इसको थोड़ा और क्लीन कर देता हूँ, जैसे अगर आपसे इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज 2 व्हिच वन इज मोर स्टेबलाइज, तो आप जरा ध्यान से देखें। आप देखिए ये 4n + 2 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 1, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और यहाँ देखिए 4n इक्वल